हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का बी पार्ट। तो बी ए पार्ट तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमारा क्या है 3B। इलास्टिसिटी का मतलब होता क्या है? इलास्टिसिटी ये वर्ड जब आप देखते हो तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो आसानी से चेंज हो सके। जैसे हमने देखा है ऑलरेडी रबर को क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी मतलब वो चेंज होता है, फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, यानी डिमांड का चेंज होना। व्हेन वी से डिमांड इज चेंजिंग वी कैन से दैट इज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब डिमांड में कोई चेंज आता है तो उसे इलास्टिक बोला जाता है। तो ये पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे डिमांड चेंज होता है, क्या क्या उसके चेंज होने के कारण होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब तक हम लोग ने पढ़ा था प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है। मगर ये चैप्टर में हम देखेंगे कितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ा और कितने परसेंटेज से प्राइस कम हुआ, और कितने परसेंटेज से डिमांड बढ़ा और कितने परसेंटेज से डिमांड कम हुआ। तो ये पूरे चैप्टर में ये चीज देखने वाले हैं। So in the previous chapter, we have already studied the law of demand, which shows the inverse relationship between quantity demanded and price of commodity. हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह से प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप था। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन अ डिमांड ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड कभी हमें यह नहीं बताता कि कितना डिमांड बढ़ा और कितना प्राइस कम हुआ। हमको सिर्फ ये बताता है कि डिमांड बढ़ा और प्राइस कम हुआ, कितना ये नहीं बताता। तो एक्सप्लेन द एक्सचेंज डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि जो लॉ ऑफ डिमांड था वो कहीं ना कहीं उसका फेलियर था, कहीं ना कहीं वो हमें क्वांटिटी चेंज बताने में असफल रहा था। यानी क्वांटिटी में कितनी चेंजेस आ रही हैं ये लॉ ऑफ डिमांड हमें अच्छे से नहीं बता पाया। तो इसलिए हमने चैप्टर दूसरा बनाया 3B, मतलब थर्ड चैप्टर का बी पार्ट बनाया। इसके अंदर हमने क्या देखा कि किस तरह से कितने क्वांटिटी से प्राइस और डिमांड चेंज हो रहा है। आगे है आपका अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? Therefore, अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल जी ने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट लाया था। अब अल्फ्रेड मार्शल का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये आपको बार बार फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेरिएबल्स टू चेंज इन अदर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूं, अगर कोई वेरिएबल x है और कोई वेरिएबल y है, यानी समझ लो ये प्राइस है और ये डिमांड है। ये क्या है? ये प्राइस है, ये डिमांड है। जब प्राइस कम हुआ उसके रिस्पॉन्स में डिमांड बढ़ा, जब प्राइस कम हुआ उसके रिस्पॉन्स में डिमांड बढ़ा। यानी एक वेरिएबल के वजह से टर्म इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आता है तो उसे हम इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब किस डिग्री पे चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर या फिर प्राइस के वजह से कितने डिग्री पे डिमांड चेंज हुआ, यह हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जी क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड मार्शल जी बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इससे ग्रेट और स्मॉल, या तो वो ज्यादा है या तो वो स्मॉल है। अकॉर्डिंग टू अमाउंट डिमांडेड इलास्टिसिटी कितना है, ज्यादा है या कम है, ये किस चीज पे डिपेंड होगा, कितना आप डिमांड कर रहे हो। विच राइजेस मच और लिटिल फॉर द गिवन फॉल इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल मच और लिटिल गिवन राइज इन प्राइस। हम ये लाइन को अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हमने क्या बोला,
टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लेस फॉर फॉल इन प्राइस। डिमांड कम ज्यादा हुआ प्राइस के कम होने की वजह से, या डिमांड कम ज्यादा हुआ प्राइस के बढ़ने की वजह से। डिमांड कम ज्यादा हुआ प्राइस के बढ़ने की वजह से, राइज लिखा है यहाँ पे। डिमांड कम ज्यादा हुआ प्राइस के गिरने की वजह से। तो ये दोनों लाइन को अलग अलग पढ़ोगे ना तो आपको डेफिनेशन काफी इजी लगेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म। ऊपर के डेफिनेशन से हम ये बोल सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो काफी टेक्निकल हो रहा है। विच डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज, ये वर्ड को अच्छी तरह से याद रखो, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपको डेफिनेशन में सारी चीजों में यूज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई भी मीनिंग लिखते हो तो इलास्टिसिटी का मीनिंग। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लेते क्या है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? पहला है आपका इनकम इलास्टिसिटी, सेकंड है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी, थर्ड है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। लास्ट ईयर के पेपर में ये पूछा गया था एग्जाम में, तो काफी ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बार बार पूछा जाता है, यानी जब लास्ट सिलेबस था आपको ये पूछा गया था। तो देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी होता क्या है। इट रिफर टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम ऑफ ओनली। चलो बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैं बोलूं कि किसी की सैलरी थी 10,000 रुपये, अब वो सैलरी हो गई 9,000 रुपये। वो बंदा महीने के 10 शर्ट लेता था, अब जबकि उसकी सैलरी कम हो गई है तब वो क्या ले रहे हैं? 9 शर्ट ले रहे हैं। यानी 1,000 से सैलरी बदली, एक शर्ट से शर्ट का क्वांटिटी बदला। यानी इनकम चेंज होने की वजह से आपका डिमांड चेंज हुआ। ये जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, ये ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज। इसको आप कहीं पे लिख के रख लो। ये ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज, यानी डेल्टा, यानी चेंज हो रहा है। 9,000 हुआ, 10,000 से 9,000 यानी 1,000 का चेंज आया। 10 शर्ट लेते थे, अब आप 9 शर्ट ले रहे हो, यानी 1 शर्ट का चेंज आया। तो इसके वजह से, ये सैलरी की वजह से आपके क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, इसके रिस्पांस में ये चेंज हुआ, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम ओनली, अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन अनचेंज। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले एक शर्ट की प्राइस थी 100 रुपया, अब भी इस शर्ट की प्राइस है 100 रुपया, लेकिन प्राइस सेम है, फिर भी आपका डिमांड कम हो गया। यानी आप पहले 10 लेते थे, आप 9 लेते हो। प्राइस के वजह से आपका डिमांड कम हुआ क्या? नहीं, आपका डिमांड कम हुआ है इनकम की वजह से। किसके वजह से? इनकम। इनकम को Y से डिनोट किया जाता है, देख लेना, आपको टेक्स्ट बुक में दिखेगा। इनकम, आपका इनकम के वजह से आपका जब डिमांड चेंज होता है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। इट रिफर टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। बाकी के फैक्टर जो होते हैं, इवन प्राइस भी सेम होगा तो भी। अगर हम इसको करने जाएं तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? क्या लिखेंगे? चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो आपको लिखा है टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी। उसके नीचे परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम को Y मैंने बोला था, अब इसको इस तरह से लिख सकते हो, आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में किस तरह से दिख रहा है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम लोग ने जो एग्जाम्पल लिया था, चलो वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम ले रहे थे 10,000 से 9,000, तो समझो इसमें 10% का चेंज आया, और ये आया परसेंटेज, समझो इसमें 1% का चेंज आया। तो मतलब चेंज आ रहा है, आपके इनकम में कुछ परसेंट से चेंज आएगा, आपके क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ परसेंट से चेंज आएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आगे हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन इनकम। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन इनकम ये हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे हम? जो आपका रियल चेंज होता है,
यानी आपका जो चेंज है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम। क्या बोला? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल इनकम। ये जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, चेंज हुआ था आपका क्वांटिटी में, एक शर्ट का चेंज हुआ था। ओरिजिनली आप कितना लेते थे? 10 शर्ट लेते थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। क्वांटिटी में चेंज क्या आया? एक शर्ट का, यानी एक शर्ट आप कम लेने लगे। चेंज इन इनकम, आपका इनकम पहले कितना था? 1000 का चेंज आया आपके इनकम में, पहले 10 था, बाद में 9 कमाने लगे। ओरिजिनल इनकम कितना था? 10,000 था। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जब बीच में इज इक्वल टू रहता है, तो इज इक्वल टू यानी डिवाइड रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम इंटू करते हैं। तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू करेंगे तो ये y ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चले आएगा, तो अपॉन q इंटू वाई अपॉन डेल्टा अपॉन वाई। क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, y ऊपर डेल्टा नीचे, यानी आपका ये आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिप्रेजेंट चेंज ओरिजिनल डिमांड इनकम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन इनकम, ये ऐसा होता है। आगे आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी होता है जब आपके किसी एक प्रोडक्ट के वजह से दूसरा प्रोडक्ट बदलता है। इट रिफर टू अ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। एग्जाम्पल देखो, क्रॉस का एग्जाम्पल देखो, चाय था 10 रुपए का, कॉफी था 15 रुपए का। अब क्या हो रहा है, चाय था 10 रुपए का, कॉफी था 15 रुपए का। अब क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ ए, चेंज इन प्राइस ऑफ बी। चाय का प्राइस हो गया, अगर ये 15 था, ये 10 रुपए का चाय था, कितने का? ये 10 रुपए का चाय है और ये 15 रुपए की कॉफी है। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, काफी इजी है। ये 10 रुपए का था तो आप 10 पैक खरीदते थे, इसको भी आप 10 पैक खरीदते थे, लेकिन ये 10 रुपए की कॉफी अब हो गई, 10 रुपए का चाय अब हो गया 15 रुपए का। कितने का? 15 रुपए का, यानी टी का प्राइस बढ़ा। तो यहां पे आप क्या करोगे, कॉफी ज्यादा पीने लगोगे, आप चाय आप छोड़ दोगे, यानी आप 15 पैक खरीदने लगोगे, 15 रुपए से 15 पैक खरीदने लगोगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ गया इसलिए आपने चाय को छोड़ दिया और कॉफी के डिमांड बढ़ने लगे। क्या बोला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी। एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बढ़ गई, चेंज हुई हो, क्यों हुई? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, क्योंकि अदर कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई, 10 रुपए से 15 रुपए हो गए। आई होप काफी सिंपल है, समझ में आया होगा ये चीज। इसको लिखेंगे कैसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट था जो, उसके डिमांड में चेंज आया, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस बी। तो ये अगर हम इसके ऊपर लिखे तो कैसे लिखेंगे, EC इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कॉफी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ टी के प्राइस में चेंज आया ना, 10 से 15 रुपया हुआ, टी के प्राइस में चेंज आया और ये ऊपर हो गया। तो ओरिजिनल कमोडिटी और रियल कमोडिटी, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, लास्ट में बताया था मैं, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, ऊपर वाले को कॉफी मानो, नीचे वाले को टी मानो। टी का प्राइस चेंज हुआ, कॉफी का क्वांटिटी चेंज हुआ, क्योंकि उसके बाद हम डिवाइड में ये लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, चेंज इन मतलब जो आपका चेंज क्या हुआ और ओरिजिनल क्या था, प्राइस में चेंज क्या हुआ, ओरिजिनल क्या था, ये लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू करके ऐसा करके इसको ऊपर नीचे ले जाके कर देंगे। नॉर्मल मैथ से आपको ये समझ में आता होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये किया होगा, नॉर्मल मैथ से इसको हम देख सकते हैं। आगे आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आगे आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन प्राइस।
जब प्राइस के वजह से डिमांड घटता है या बढ़ता है तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये तो काफी नॉर्मल है, लाइक हम लोग ने पढ़ रखा है ये। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। आपका डिमांड उतना ही बदलेगा जितना आपका प्राइस बदलेगा। तो ये तो काफी सिंपल हो गया। क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब ऊपर डिमांड आएगा नीचे प्राइस आएगा, क्योंकि डिमांड चेंज हो रहा है प्राइस के वजह से, डिमांड चेंज हो रहा है प्राइस के वजह से। फिर इसको सेम वैसे लिख देंगे, ओरिजिनल अपॉन चेंज अपॉन नॉर्मल इनटू, मतलब नॉर्मल आ जाएगा जो भी क्वांटिटी रहेगा जो। फिर इसको उल्टा करके हम लिख देंगे ऐसे करके, क्वांटिटी ये क्या हो गया? चेंज क्वांटिटी हो गया, ये ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया। ये क्या हो गया? चेंज प्राइस हो गया, ये ओरिजिनल प्राइस हो गया। वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो, आपको आसानी से समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो कि एक बार में नहीं समझा तो अरे मुझे समझ में नहीं आया, आप रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि जो वर्ड्स जिस चीज के लिए बोल रहा हूं आप क्लियरली बार बार सुनोगे तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। बाकी नीचे वही लिखिए जो मैंने ऑलरेडी बताया, ओरिजिनल क्वांटिटी डिफरेंस बिटवीन दिस। तो ये आपका 3 इंपॉर्टेंट टाइप था किसका? इलास्टिसिटी का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियो को आप वापस से एक बार रिपीट पे डाल के देख सकते हो, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए बस ये 3 टाइप करते हैं इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देख लीजिए, दोनों में कंफ्यूजन बहुत है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों में बच्चे कंफ्यूज होके लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी। तो प्लीज इसमें ध्यान से आपको अलग अलग करके उसको अभी से पढ़ना है, ताकि फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बी सेफ, बी एट होम।